बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से जो है जड़त्व आघूर्ण वही रोल अदा करता है जो कि ऋजुरेखीय गति में वस्तुओं का जड़त्व काम करता है। तो वहां पर हमने देखा कि वस्तुओं में या पिंडों पर जब कोई बल आघूर्ण कार्य करता है तो वो वस्तु या वो पिंड किसी दिए गए अक्ष के अनुदेश घूर्णन करता रहता है। तो घूर्णन करने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो बल आघूर्ण के बारे में हम देखेंगे कि इसका दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग होता है। पहले बात करते हैं जड़त्व की, और वो भी जड़त्व आघूर्ण। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि जड़त्व आघूर्ण कहां पर कार्य करता है। जब वस्तुओं की घूर्णन गति हो रही होती है, जब वस्तुओं में रैखिक गति उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है या वो रैखिक गति कर रही होती है तो वहां तो जड़त्व होता है। और जब वस्तुओं में, पिंडों में घूर्णन गति होती है तो वहां पर जड़त्व आघूर्ण वही रोल अदा करता है जो कि रैखिक गति में जड़त्व करता है। और जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है, जबकि जड़त्व आघूर्ण की माप वस्तु या पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि घूर्णन अक्ष कहां पर लिया गया है तथा उस वस्तु का या पिंड का जो द्रव्यमान वितरण घूर्णन के सापेक्ष किस प्रकार से है। तो यहां पर जो जड़त्वाघूर्ण है वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर न करके देखा जाए तो अक्ष पर ज्यादा निर्भर कर रहा है। हालांकि द्रव्यमान पर भी कर रहा है। जो अक्ष की स्थिति बदलने पर उसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण बदल जाता है। जबकि हमने देखा था कि द्रव्यमान तो स्थिर रहता है वस्तु का या पिंडों का, तो केवल जो जड़त्व होता है वो तो द्रव्यमान के आधार पर निर्धारित होता है। तो वहां पर जड़त्व देखा जाए तो निश्चित होता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण उसी वस्तु का केवल अक्ष, घूर्णन अक्ष की स्थिति बदल देने से ही बदल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। सबसे बड़ा उपयोग आपने देखा होगा कि जो इंजन होता है, इंजन के शैफ्ट के साथ एक बड़ा भारी पहिया जिसको हम गतिपालक चक्र कहते हैं, फ्लाई व्हील कहते हैं, लगा दिया जाता है। अब ये दिमाग में आया होगा कि ये अननेसेसरी इतना भारी पहिया क्यों लगा दिया गया है। पहिया हटा दें तो आसानी से जो है वो इंजन घूमेगा, उस पर तो और ज्यादा लोड पड़ रहा है वो बड़ा सा पहिया लगा देने से। ऐसा नहीं है, पहिए का बहुत बड़ा रोल है। जब कोई इंजन का शैफ्ट घुमाया जाता है यानी घूर्णन गति करता है तो उस पर क्या लग रहा होगा, बल आघूर्ण लग रहा होगा। और इस बल आघूर्ण का मान घटता बढ़ता है। इंजन जो है समान रूप से अपने शैफ्ट पर बल आघूर्ण आरोपित नहीं करता, यानी शैफ्ट पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान घटता बढ़ता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इंजन की गति को एक समान बनाए रखने के लिए। भाई जब बल आघूर्ण घटता बढ़ता है तो इंजन की गति कम ज्यादा होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, इंजन की गति एक समान बनाए रखने के लिए इंजन के शैफ्ट के साथ एक भारी पहिया जिसको गतिपालक चक्र कहते हैं लगा दिया जाता है। यदि किसी समय बल आघूर्ण का मान कम भी हो गया तो भी इस भारी पहिए का अधिक जड़त्व आघूर्ण होने के कारण ये कुछ देर तक उसी चाल से इंजन को घुमाता रहता है। तब तक इंजन जो है उस जो एक कमी आई थी बल आघूर्ण में उसको पूरा कर लेता है और फिर से वो
इंजन जो है अपने शाफ्ट पर उतना ही बलागुण लगाने लगता है। अर्थात फ्लाई व्हील का काम क्या है? जो गतिपालक चक्र लगा हुआ है, भारी पहिया लगा हुआ है, इसका बलागुण बहुत अधिक होने के कारण जब इंजन अपने शाफ्ट पर कम बलागुण लगा रहा होता है तो यह गतिपालक चक्र इंजन की गति को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस तरह से इंजन जो अपने शाफ्ट पर उतार चढ़ाव के साथ बलागुण जो लगाता है उसको की पूर्ति करने के लिए, यानी ये इंजन की गति को एक समान बनाए रखने के लिए ये एक भारी सा पहिया लगा दिया जाता है। इसका जड़त्वागुण बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो है ये इंजन की एक समान गति बनाए रखने में मदद करता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। किसी इंजन के शाफ्ट पर लगने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अतः इंजन की गति को एक समान बनाए रखने के लिए शाफ्ट के साथ, या लिखिए इंजन के शाफ्ट के साथ एक भारी पहिया, इसको हम कहते हैं गतिपालक चक्र, गतिपालक चक्र, और इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई व्हील। बनाए रखने के लिए शाफ्ट के साथ एक भारी पहिया, जिसको गतिपालक चक्र कहते हैं, लगाया जाता है। अब इसका देखा होगा कि द्रव्यमान जो है किनारों पर अधिक होता है, यानी जो उसका घूर्णन अक्ष है उससे दूर ज्यादा द्रव्यमान होता है। इसके कारण उस फ्लाई व्हील का जड़त्वाघूर्ण बहुत अधिक होगा। जितना जो है द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से दूर होगा उतना ही जो है वो जो उसमें जड़त्वाघूर्ण होगा वो और अधिक होगा, क्योंकि सूत्र हमें मालूम है जड़त्वाघूर्ण I बराबर होता है m गुणा r स्क्वायर। r क्या है? दूरी है द्रव्यमान की केंद्र से। तो इस साथ एक भारी पहिया लगाया जाता है जिसका जड़त्वाघूर्ण बहुत अधिक होता है। अतः जब इंजन द्वारा शाफ्ट पर कम बल आघूर्ण लगता है, कम बल आघूर्ण लगता है, तो यह पहिया कुछ समय तक इंजन की गति को बनाए रखने में मदद करता है। भाई इंजन क्या है? इंजन कम बल आघूर्ण लगा रहा है तो उस समय इंजन की गति धीमी पड़ जाएगी,
लेकिन एक बड़ा सा पहिया उसके साथ अटैच है जिसका कि बल आघूर्ण अधिक होने के कारण अब बल आघूर्ण का क्या काम है? घूर्णन की गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करना, है ना भाई। जो जड़त्व आघूर्ण अधिक का मतलब क्या हुआ कि वो जो बल आघूर्ण लग रहा है उसका मान कम हो गया है। अब जड़त्व आघूर्ण उस पहिए का बहुत अधिक है, जिसके कारण वो जो है गति में जो परिवर्तन होने जा रहा था उसको वो रोक लेगा, परिवर्तन नहीं होने देगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण वही गुण होता है जो कि किसी घूर्णनशील वस्तु में जो घूर्णन गति में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करना। फ्लाई व्हील जो लगाया गया है, गतिपालक चक्र लगाया गया है, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो बहुत अधिक है, जिसके कारण यदि इंजन कम बल आघूर्ण लगा रहा है तो उस समय क्या होगी? गति धीमी पड़ जाएगी। और ये पहिया जो है क्योंकि विरोध करेगा घूर्णन गति में बदलाव का, जिससे के कारण क्या होगा कि इंजन कुछ समय तक उस पहिए के कारण उसी गति से चलता रहेगा और तब तक इंजन फिर से पूरा बल आघूर्ण आरोपित करना शुरू कर देगा। मतलब जिस समय बल आघूर्ण में कमी आई और उसकी इंजन की गति कम हो जानी चाहिए थी, वो रुक गई उसी पहिए के कारण, क्योंकि पहिए का जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक है और वो जो घूर्णन गति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका विरोध करेगा, जिसके कारण वो इंजन की गति को बनाए रखने में मदद करेगा। उम्मीद है अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, किसी इंजन के सेफ्ट पर लगने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है, अतः इंजन की गति को एक समान बनाए रखने के लिए सेफ्ट के साथ एक भारी पहिया जिसको हम गतिपालक चक्र फ्लाई व्हील लगाया जाता है, जिसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। क्यों बहुत अधिक होता है इसका कारण भी मैंने बता दिया, उसके बाहरी हिस्से में द्रव्यमान अधिक होने के कारण, है ना। अतः जब इंजन द्वारा शाफ्ट पर कम बल आघूर्ण लगता है तो यह पहिया कुछ समय तक इंजन की गति को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है, क्योंकि यह जड़त्व आघूर्ण के कारण घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। ये बात पूरी हो गई, है ना। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये पहिया क्यों लगाया जाता है, इतना भारी पहिया अलग से क्यों लगाया गया है, इसका कारण समझ में आ गया होगा। ये व्यवहारिक एक उपयोग है। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंजन के साथ एक भारी पहिया क्यों लगा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जड़त्व से संबंधित जो बल आघूर्ण होता है, वो बल आघूर्ण का क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। तो देखा होगा कि जो कोई रिंच है जिससे हम नट खोलते हैं या स्क्रू ड्राइवर है, उसमें क्या होता है, किसी रिंच का हैंडल जितना लंबा होगा उतना ही कम बल लगा करके हम नट को खोल लेंगे। यदि किसी रिंच का हैंडल लंबा सा है, बड़ा है, तो क्या होगा, नट को खोलने में कम बल लगाना पड़ेगा। उसी तरह से पेंच कस जिसको स्क्रू ड्राइवर में भी यदि लंबा उसका हैंडल है या जिसको हम पकड़ करके घुमा रहे हैं उसमें थोड़ी चौड़ाई ज्यादा कर दी जाए और हैंडल लंबा कर दिया जाए तो स्क्रू को खोलने में आसानी होती है। और एक हमारा दैनिक जीवन में बल आघूर्ण का उपयोग है। देखा होगा कि दरवाजों में जो हैंडल लगाए जाते हैं वो एक किनारे पे लगाए जाते हैं, बिल्कुल आखिर में, जहां पर वो कब्जे लगे होते हैं उससे अपोजिट साइड में एक किनारे पर हैंडल लगे होते हैं, बीच में नहीं लगाए जाते। लगाने को लगा सकते थे, लेकिन
यदि बीच में लगाए जाते तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता। तो सबसे पहला रिंच या पेंचकस का हैंडल बड़ा होना, इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसका उत्तर यहां पर हम लिख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है एफ आर साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, जो कि अधिकतम हुआ। तो टॉ बराबर बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा एफ गुणा आर। तो एफ बराबर हो जाएगा ये देखिए यहां पर आर का मान जितना अधिक होगा, एफ का मान निकालिए, जो हम बल तो हम लगा रहे हैं ना, एफ बराबर हो जाएगा टॉ बटे आर। अब ये आर क्या है, वही हैंडल की लंबाई है। जैसे मान लिया ये कोई रिंच है ना, ये रिंच है और इससे हमें नट खोलना है। तो हमें कहां पर, ये यहां पर नट होगा, ये नट होगा और यहां पर हम बल लगाएंगे, ये बल लगाएंगे इसको घुमाने के लिए। तो ये क्या हो गई, दूरी आर हो गई, लंबवत दूरी है। यहां पर आर क्या है, बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है आर। मतलब यहां पर एफ और आर के बीच में 90 डिग्री का कोण है, मतलब अधिकतम बल आघूर्ण लग रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण की कंडीशन है ये। टॉ मैक्सिमम लग रहा है, टॉ बराबर एफ गुणा आर यदि है तो इसका मतलब बल आघूर्ण अधिकतम लगेगा। अच्छा, यदि उसका हैंडल की लंबाई ज्यादा है तो देखिए एफ बराबर टॉ बटे आर। आर का मान अधिक होने से एफ का मान कम हो जाएगा, मतलब हमें कम बल लगाना पड़ेगा। टॉर्क तो जो बल आघूर्ण है वो तो उत्पन्न होता है बल लगाने पर, लगाते तो हम बल है ना। तो बल का मान कम से कम हो, इसके लिए हैंडल की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे वो आपका कोई रिंच हो। तो यहां पर हम यही बात लिखेंगे, यदि रिंच की लंबाई अधिक है, लंबाई अधिक है, तो उचित या नट को खोलने के लिए उचित बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ता है। और साथ में ये सूत्र लिख दीजिए, चूंकि एफ बराबर होता है बल आघूर्ण बटे रिंच की लंबाई, लिख दीजिए यहां पर चाहे तो, और फिर बाद में ये सूत्र लिख दीजिए, रिंच की लंबाई, यानी हम यहां पर लिख देंगे एफ बराबर होगा टॉ बटे आर, या पूरा ये डिटेल में भी लिख सकते हैं, है ना। इतनी बात लिखिए, उसके बाद ये बता दीजिए ये मान जो हर में लिखा हुआ है इसका मान बढ़ गया है, लंबाई रिंच के हैंडल की लंबाई बढ़ गई है, जिससे लगाए जाने वाला बल कम हो गया है। टॉर्क क्या है, ये जो टी जैसा बना हुआ है ये बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण तो उतना ही लगाना पड़ेगा जिससे कि नट खुल जाए, लेकिन हम जो लगा रहे हैं वो तो बल लगा रहे हैं ना। और बल को घटाया बढ़ाया जा सकता है कैसे, रिंच की हैंडल की लंबाई को घटा बढ़ा करके। यदि छोटे हैंडल वाले रिंच से हम वही नट खोलें तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर का मान वहां पर कम होगा। और अधिकतम जो है बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए बल भी हमें क्या लगाना पड़ता है, लंबवत लगाना पड़ता है। हमने जो
सूत्र डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसमें हमने जो बल लगाया था वो किसी कोण पर लगाया था और फिर लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी निकाली थी। लेकिन यदि जो है बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी जो है, मतलब उसके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, क्रिया रेखा और बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी जो है के बीच, यानी दूरी के बीच आर और एफ के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो बलाघूर्ण अधिकतम लगेगा, है ना। तो ये काम बलाघूर्ण को जो है बनाए रखने के लिए, मतलब बलाघूर्ण तो कम ज्यादा होगा नहीं, वो तो रिंच उतना ही बलाघूर्ण लगाएगा तभी वो नट खुलेगा। हाँ, बल का मान कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? हैंडल की लंबाई कम या ज्यादा होने पर, है ना। यदि हैंडल की लंबाई अधिक होगी तो हमें कम बल लगा करके उसी नट को खोल सकेंगे। अब यही बात होती है दरवाजे में हैंडल की। जो दरवाजों में हैंडल एक किनारे पे लगाए जाते हैं, है ना, उसका भी जो है इसी तरह से हम व्याख्या करेंगे, उसी तरह से समझाएंगे। तो हैंडल जो है, इसका उदाहरण देखिए भाई, दरवाजों पर या दरवाजों को खोलने के लिए हैंडल जो होते हैं, हैंडल एक किनारे पर लगाए जाते हैं, क्योंकि घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया जितनी अधिक दूर होगी उतना ही हमें कम बल लगाना पड़ेगा। और यहां पर भी लिख दीजिए, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण बराबर टॉ बराबर होता है एफ गुणा आर। ये अधिकतम है, ये 90 अधिकतम, बलाघूर्ण अधिकतम एफ गुणा आर। आर क्या है? लंबवत दूरी है, बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी है। ये हमारा दरवाजा है ना, ये दरवाजा है, ये यहां पर उसके कब्जे लगाए गए हैं। हम हैंडल यहां पर लगाते हैं, हैंडल लगा हुआ है। अब हैंडल को पकड़ करके हमें खोलना है, तो इस हैंडल की ये जो घूर्णन अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष हो गया, यहां पर कब्जे लगे हैं, उसके चारों तरफ ही वो घूमेगा दरवाजा। तो ये हो गई आर की दूरी। बल हम लंबवत लगा देंगे, तो आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। अब जैसे ही, क्योंकि हमने क्या किया है, कब जो हैंडल लगाया है वो एक किनारे पे लगाया है, यानी आर को ज्यादा से ज्यादा कर लिया है, जिससे कि क्या होगा कि एफ बराबर जो होगा वो टॉर्क बटे आर। इसका मान अधिक होने के कारण दरवाजों को खोलने में कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई व्यवहारिक उपयोग। अब हम बात करते हैं एक अगले सूत्र की, और वो है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। देखिए, यहां पर हम कोई मुश्किल काम नहीं है, हम क्या ले रहे हैं कि पिंड ले रहे हैं, और वो पिंड जो है इस पूरे चैप्टर में एक ही बात है, पिंड लेते हैं और वो पिंड जो है कई कणों से मिलकर के बना हुआ मानते हैं, और उन कणों पर अलग अलग बल लग रहे होते हैं, बलाघूर्ण लग रहे होते हैं, और फिर उसका हम प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। हम यहां पर पिंड को बिंदुवत न मान करके वो कई एक बिंदु कणों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। यदि ये बात आपको समझ में आ गई है
तो देखिए अगला डेरिवेशन, अगला सूत्र और फिर आगे भी सूत्र निकालेंगे, वो इसी आधार पर निकालेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जरा इसको समझना है। तो हमारा अगली हेडिंग है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग परिवर्तन दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये सूत्र निकालने जा रहे हैं। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, जिस पर एक बल आघूर्ण लगाया गया है। देखिए बल आघूर्ण लगाया जाएगा तभी तो वो घूर्णन गति करेगा। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, जिस पर एक बल आघूर्ण टॉ लगाया गया है। अब हम यहां पर चित्र में दिखाएंगे कि जैसे कि ये एक पिंड है और ये देखिए अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष। अब यहां पर देखिए इस घूर्णन अक्ष के बाईं ओर भी कण होंगे, दाहिनी ओर भी कण होंगे, मतलब इधर भी कण है। चलो हम M1 इधर वाला मान लेते हैं, है ना, M1 ये हो गया, या चलो इधर चित्र दिखाने में आसानी रहेगी। हम कोई कण लेते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, इस पर एक कण लेते हैं M1, दूसरा M2 लेते हैं और तीसरा M3 लेते हैं। ठीक है, ये विभिन्न कण हैं। इस तरह से इसमें ये Mn कण हैं, M4 है, मान लिया इधर है, बहुत सारे चारों तरफ घूर्णन अक्ष के चारों तरफ कण होंगे ही होंगे। अब ये जब ये घूर्णन का, ये समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, वही हम अभी लिखेंगे। देखिए जब ये पिंड घूमेगा इस अक्ष के चारों तरफ, तो अभी मान लिया इन कणों की स्थिति है, उसके बाद ये जो रेखा है वो यहां पर आकर आ जाएगी, है ना। अब हमारा पिंड M1 शिफ्ट होकर के यहां आ जाएगा। घूमने के बाद थोड़ा सा घुमाया गया तो ये और M2 इधर आ जाएगा और इसी तरह से मान लिया M3 यहां आ गया। अब देखिए घूर्णन अक्ष के परितः ये सारे कण इसके घूम रहे हैं, क्योंकि पिंड घूम रहा है। अतः ये जो प्रत्येक कण जो है घूर्णन अक्ष से जितना कोण शिफ्ट कर जा रहे हैं वो देखिए समान है। M1, M2, M3 तीनों कण, ये स्थिति एक है, और जब दूसरी स्थिति में घूम करके पहुंचे तो क्या हुआ, तीनों कण जो है समान कोण से विस्थापित हुए, कोण का मान समान है। लेकिन इनकी जो रैखिक दूरी है, चली गई रैखिक दूरी अलग अलग है। देखिए रैखिक दूरी यहां पर डेल्टा S1 है, यहां पर देखिए डेल्टा S2 ज्यादा हो गई, डेल्टा S3 और बड़ी हो गई। रैखिक दूरियां चली गई, दूरियां जो हैं वो अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि जितना कोई कण जितना घूर्णन अक्ष के नजदीक होगा वो उतनी कम रैखिक दूरी तय करेगा। कोण सभी तीनों कण समान कोण से विस्थापित हो रहे हैं। जब पिंड थोड़ा घूम जा रहा है तो सारे कण जो हैं इस रेखा पर जितने भी कण थे वो सभी कण एक ही कोण से, एक समान कोण से विस्थापित हो गए। इसका मतलब इनका कोणीय वेग समान रहा। जब कोणीय वेग समान रहा तो कोणीय वेग में परिवर्तन भी समान रहेगा, अर्थात इनका कोणीय त्वरण जो होगा वो समान रहेगा। लेकिन क्योंकि रैखिक दूरी ये अलग अलग तय कर रहे हैं, अतः इनका रैखिक त्वरण जो होगा वो अलग अलग रहेगा। ये बात समझनी है। कोणीय त्वरण समान लेकिन रैखिक त्वरण अलग अलग है इन कणों का। माना यह पिंड
विभिन्न कणों से बनकर बना, विभिन्न कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 m2 mn है तथा इन कणों की घूर्णन अक्ष से हम लंबवत दूरी ले रहे हैं, लंबवत दूरियां क्रमशः r1 r2 rn है। हमने दूरियां लंबवत ही ली हैं, इसलिए साइन थीटा का कोई काम नहीं होगा, साइन थीटा 90 डिग्री ही रहेगा, है ना। जब पिंड घूर्णन करता है तो सभी कणों का कोणीय विस्थापन, डायरेक्ट या लिख दीजिए कोणीय त्वरण समान रहता है ना। सभी गुणन करता है तो सभी कणों का कोणीय त्वरण जिसको हम अल्फा कहते हैं समान रहता है। ये क्यों रहता है ये मैंने बताया, फिर से सुन लीजिए क्यों रहता है। क्योंकि सभी कण दिए गए समय में समान कोणीय विस्थापन करते हैं, कोणीय वेग उनका समान है, कोणीय वेग में समान परिवर्तन भी होगा। उसी तरह से हम जो टॉर्क जो बल गुण लगाया गया है वो समान है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब बल गुण परिवर्तित नहीं हो रहा है तो ये समान कोणीय वेग के आधार पर जो है ये गति कर रहा होगा, तो जो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा वो समान होगा, मतलब उसका कोणीय त्वरण समान होगा। जब पिंड गुणन करता है तो सभी कणों का कोणीय त्वरण समान रहता है, परंतु कणों का रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि ये भी लिख देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा तय रेखीय विस्थापन अलग अलग होता है। चलिए हमने लिख दिया यहां पर, देखिए रेखीय विस्थापन डेल्टा S1 कम है, डेल्टा S2 और ज्यादा है, डेल्टा S3 और बड़ा हो गया है। जैसे जैसे कण की घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ती जाती है उनका कोणीय जो रेखीय विस्थापन है वो बढ़ता जाता है, अर्थात उनका जो रेखीय त्वरण होगा वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से पहले कण के बारे में बात करते हैं कि पहले कण, ये नोट कर लिया, इन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां क्रमशः r1 r2 rn है। जब पिंड घूर्णन करता है तो सभी कणों का कोणीय त्वरण समान रहता है, परंतु कणों का रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनके द्वारा तय रेखीय विस्थापन अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चित्र से भी समझ में आ रहा होगा। अतः पहले पिंड का रेखीय त्वरण, अतः पहले कण का, पिंड का नहीं, कण का रेखीय त्वरण A1 बराबर हो जाएगा, ये हम संबंध पहले ही निकाल चुके हैं। A1 बराबर होता है R1 अल्फा। दूरी, लंबवत दूरी, कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R1 है और उसका रेखीय त्वरण A1 है, ठीक है ना। इस कण पर लगने वाला बल F1 बराबर हो जाएगा
क्या होता है, m1 a1 हो जाएगा। ये तो f1 बराबर हो जाएगा m1 और a1 का मान इतना है r1 और इंटू अल्फा हो गया। कण पर लगने वाला बल आघूर्ण τ1 बराबर हो जाएगा r1 या कहें f1 r1। वैसे तो f1 r1 साइन थीटा होगा और साइन थीटा का मान 90 डिग्री है, क्योंकि ये सारी दूरियां जो हैं वो r1 r2 r3 क्या है, लंबवत दूरियां, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां हैं। इसलिए कह सकते हैं r और f के बीच में 90 डिग्री का कोण है और साइन 90 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसलिए τ1 जो पहले कण पर बल आघूर्ण लग रहा है वो इतना लग रहा है। मान रखिए इसमें m1 r1 अल्फा गुणा r1, तो ये हो गया m1 r1 का वर्ग अल्फा, ये τ1 हो गया। इसी तरह से सभी कणों पर ये बल आघूर्ण लग रहे होंगे। इसी प्रकार सभी कणों, पिंड के सभी कणों, इसी प्रकार पिंड के सभी कणों पर बल आघूर्ण क्रमशः क्या लग रहे होंगे, देखिए τ1 है, दूसरे कण पर τ2 लगेगा, τ3 लगेगा और τ1 लगेगा। इसी प्रकार पिंड के सभी कणों पर आघूर्ण बल क्रमशः τ1, ये तो पहले कण पे हो गया, दूसरे पे τ2 τ3 τ1 लग रहे होंगे, जिनके मान जो हैं, जिनके मान क्या होंगे क्रमशः, τ1 का मान इतना है तो τ2 का मान कितना होगा, m2 r2 का वर्ग अल्फा कमा m3 r3 का वर्ग अल्फा डैश 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 mn rn का वर्ग अल्फा होंगे। तो ये सभी कणों पर लगने वाले बल आघूर्ण होंगे। τ1 पहले पे हो गया, τ2 दूसरे पे हो गया, τ3 तीसरे पे हो गया, τn जो है यंत्र कण पर हो गया, और जिनके मान हमने इसी सूत्र के आधार पर आसानी से हम लिख देंगे, है ना। तो पिंड पर लगने वाला कुल बलाघूर्ण क्या होगा, इन सभी बलाघूर्णों का योग। अतः पिंड पर लगने वाला परिणामी बल आघूर्ण जो कि लगाया गया है, τ बराबर हो जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn। इसके मान रख दीजिए। τ1 का मान हमने निकाला था m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश 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 mn rn का वर्ग और अल्फा। तो देखिए यहां पर हम अल्फा बाहर का मान दे देते हैं, m1 r1 का वर्ग प्लस m2 r2 का वर्ग प्लस डैश 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 mn rn का वर्ग, और ब्रैकेट से बाहर हमने अल्फा कर दिया है, τ का मान ये हो गया। अब देखिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर, ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का मान है जिसको हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो τ बराबर हो गया आई अल्फा, जहां आई बराबर है m1 r1 का वर्ग प्लस m2 r2 का वर्ग प्लस डैश 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 mn rn का वर्ग, पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है, ये लिख दिया। इस तरह से जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ वो क्या आया, बल आघूर्ण जो है और कोणीय त्वरण में संबंध आ गया। तो बल आघूर्ण बराबर हो गया, बल आघूर्ण बराबर हो गया क्या है, ये जड़त्व आघूर्ण है,
गुणा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, ये सूत्र हमारा आ गया। बहुत आसान है। देखिए हमें क्या लेना है कि जो पिंड है वो विभिन्न कणों से M1 मिलकर के बना है, जिसके द्रव्यमान M1 M2 M3 वगैरह वगैरह है, और इन सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरी R1 R2 R3 है। फिर हमें एक कण पर की बात करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि देखिए जो पिंड पर बल आघूर्ण लगाया गया है वो एक समान है, जिसके कारण ये पूरा पिंड जो है एक जो है समान कोणीय त्वरण से गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। क्योंकि सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग हैं, इसलिए इनके रैखिक विस्थापन जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अतः प्रत्येक कण का रैखिक त्वरण जो होगा वो अलग अलग होगा, जबकि उसका कोणीय त्वरण सभी कणों के समान ही होंगे उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। तो इस आधार पर पहले कण पर लगने वाला हमने तो जो है बल आघूर्ण निकाला, और उसी फार्मूले के आधार पर सारे कणों पर लगने वाले अलग अलग बल आघूर्ण निकाल दिए, जोड़ दिया, टोटल कर दिया, तो पिंड पर लगने वाला कुल परिणामी बल आघूर्ण का मान प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने बल आघूर्ण तथा उसके कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कर दिया। ये सूत्र है, इसको याद रखें, परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे उन सूत्रों की जिनको कि आपको याद होने चाहिए। हम इसको समझा देते हैं और सूत्र हमने नोट कर रखे हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए ये सूत्र क्या है, कुछ नियमित आकृति की वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण के सूत्र हैं। ये सूत्र कैसे आए ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ इन सूत्रों का उपयोग या डायरेक्ट लिखने को आ सकता है। तो सबसे पहले हमने पहली वस्तु ली है वो है पतली छड़ है, एक छड़ है। देखिए सूत्र हम लिख रखे हैं और इसको समझते जाइए। ये छड़ है जिसकी लंबाई L है। अब इसका जो जड़त्व आघूर्ण है का सूत्र इस अक्ष के सापेक्ष, ये अक्ष कहां से पास हो रहा है, इसके मध्य बिंदु से छड़ की लंबाई के लंबवत, ऐसी छड़ रखी हुई है ऐसे, और ये लंबवत ऐसे वो घूर्णन अक्ष पास हो रहा है। तो हमने पतली छड़ है, लंबाई L है, द्रव्यमान M है। जितनी भी वस्तुएं यहां पर ली गई हैं सभी के द्रव्यमान M है, कैपिटल M है, ये याद रखेंगे। घूर्णन अक्ष छड़ के मध्य बिंदु तथा लंबाई के लंबवत गुजरने वाली रेखा है ये। तो इसका जो सूत्र होता है I बराबर होता है ML²/12, इसको याद रखिए। दूसरा, अब हमने एक आयताकार पटल लिया है, ये आयताकार पटल है। चाहे वो समांतर चतुर्भुजाकार भी हो सकता है। तो इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। इसके विकर्णों को मिला दीजिए, जो विकर्णों का कटान बिंदु है उससे एक अक्ष को पार कराइए। ये अक्ष जो है विकर्णों के कटान बिंदु से पास हो रहा है और उस आयताकार पटल के लंबवत है। ये मान लिया हमारी कोई बुक है और ये जो है इसके तल के लंबवत, ऐसे इसके विकर्णों के कटान बिंदु से पास होता हुआ तल के लंबवत अक्ष पास हो रहा है। उसके सापेक्ष इसका जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है वो ML² + B²/12 होता है। अगला एक वृत्ताकार छल्ला, रिंग है, ये रिंग है, वृत्ताकार छल्ला जिसकी त्रिज्या R है, द्रव्यमान M है। वृत्ताकार छल्ला है, तीसरा नंबर है ये, और ये दूसरा था। छल्ला द्रव्यमान M है, त्रिज्या R है, ये त्रिज्या R है। और जो घूर्णन अक्ष पास हो रहा है वो इसके केंद्र से, ये अक्ष है, केंद्र से इसके तल के लंबवत, गोलाकार छल्ला है, उसके केंद्र से तल जो है, तल के लंबवत अक्ष पास हो रहा है केंद्र से। तो छल्ले के केंद्र से गुजरता है
और तल के, छल्ले के तल के लंबवत है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला होगा m r स्क्वायर। r त्रिज्या है, m द्रव्यमान है। देखिए अक्ष की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। अक्ष जो है कहां से पास हो रहा है, उसी अक्ष के सापेक्ष ही हम यहां पर सूत्र लिख रहे हैं। यदि अक्ष की स्थिति बदल जाएगी तो जड़त्वाघूर्ण बदल जाएगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम इसकी घूर्णन त्रिज्या निकालें तो क्या करना पड़ेगा, m k स्क्वायर मतलब बराबर लिखना पड़ेगा हमें m r स्क्वायर, ये कट जाएगा तो k स्क्वायर बराबर r, k बराबर r। इसकी घूर्णन त्रिज्या भी ये क्या होगा, k क्या है, घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, छल्ले की घूर्णन त्रिज्या भी उसी की त्रिज्या के बराबर ही है। सूत्र हमारा जड़त्वाघूर्ण का ये है छल्ले का। अब हम अगला जो वस्तु ले रहे हैं वो वृत्ताकार डिस्क है। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका जड़त्वाघूर्ण का सूत्र देखिए, चौथा। वृत्ताकार डिस्क है ना, वृत्ताकार डिस्क है और जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, ये डिस्क है, चकती जिसको कहते हैं, है ना। और इसके केंद्र से अक्ष पास हो रहा है, तल के लंबवत है, त्रिज्या इसकी r है। तो वृत्ताकार डिस्क का जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला होता है 1/I बराबर 1/2 m r स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी घूर्णन त्रिज्या निकालें, है ना। देखिए घूर्णन त्रिज्या के आधार पर किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र m k स्क्वायर होता है, जहां k जो होती है वो घूर्णन त्रिज्या है। तो m k स्क्वायर सभी वस्तुओं का सूत्र एक ही होगा, है ना, घूर्णन त्रिज्या k के आधार पर। तो घूर्णन, ये तो हो गया सूत्र, याद रखिए। घूर्णन त्रिज्या के आधार पर इसका जो जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला होगा m k स्क्वायर होगा, m k स्क्वायर बराबर 1/2 m r स्क्वायर। तो ये कट गया तो k बराबर हो गया √r स्क्वायर बटे 2, तो हो गया r बटे √2। देखिए यहां पर इसकी जो घूर्णन त्रिज्या आई है वो नहीं आई है जो इसकी वास्तविक त्रिज्या है। उस घूर्णन त्रिज्या का मान आया है, घूर्णन त्रिज्या का मान आया है r बटे √2, मतलब केंद्र से r बटे √2 की डिस्टेंस पर यदि हम इसका डिस्क का समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेते हैं तो इस डिस्क की जो जड़त्वाघूर्ण है वही प्राप्त होता है जो कि उसके वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त होता है। ये परिभाषा है जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए हम यहां पर आपको घूर्णन त्रिज्या भी निकालना सिखा रहे हैं साथ में ही। अगली वस्तु लेते हैं और वो है हमारा ठोस बेलन। ठोस बेलन पांचवा है, ठोस बेलन। ठोस बेलन, बेलन तो जानते हैं आपका ये इस तरह का होता है, ये ठोस है, ये इसका अक्ष होता है, ये अक्ष है बेलन का अक्ष, और इसकी त्रिज्या r है। द्रव्यमान इसका भी m है, पूरे बेलन का द्रव्यमान m है, ये ठोस है। अब देखा जाए तो इसका जो जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला है वो वही है जो कि वृत्ताकार डिस्क का है, 1/2 m r स्क्वायर। इसका भी जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला है। इसको कैसे याद रखेंगे, यदि हम इसको कट करें, ऐसे कट कर दें, कट करने पर हमें क्या मिलेंगी, डिस्क ही तो मिलेंगी। इसलिए इसका बेलन का जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला वही है जो वृत्ताकार डिस्क का जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला है। छठा, खोखला गोला। अच्छा, यहां पर भी उसी तरह से हम घूर्णन त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसकी भी घूर्णन त्रिज्या जो आएगी वो r बटे √2 आएगी, घूर्णन त्रिज्या।
घूर्णन त्रिज्या निकालने को आती है? खोखला बेलन। खोखले बेलन का मतलब जो चादर है वो बहुत पतली है, तो खोखला बेलन इस तरह से हो जाएगा। ये भी द्रव्यमान इसका m है, त्रिज्या जो है ये अक्ष हो गया, r ये हो गई। अब देखिए खोखले बेलन को पतले पतले खंडों में काटेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रिंग मिलेगी, छल्ला मिलेगा, छल्ला मिलेंगे। तो इस खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र वही है जो कि हमारा रिंग का, बलय का या छल्ले का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है। I बराबर छल्ले का कितना है? mr²। तो खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र mr² है, जो छल्ले का, क्योंकि इसको काटने से क्या मिलेगा? छल्ला मिलेगा। हाँ, छल्ला हमें मिलेंगे। और तो इस छल्ले का जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है वही इसका खोखले बेलन का भी जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है। अगली बात करते हैं सातवां है ठोस गोला। गोले का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है I बराबर होता है 2/5 mr²। द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। ठीक है, अब इसकी हम घूर्णन त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए m के वर्ग बराबर हो जाएगा 2/5 mr², mm कट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा, देखिए r तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2/5 वर्गमूल के चिन्ह के नीचे रहेगा। mm कट गया तो k का मान आ गया r वर्गमूल 2/5। ये इसकी ठोस गोले की, गोला भी हमने नहीं बनाया है, ठोस गोला बना देते हैं। यहां पर ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण का गोला है और इसके केंद्र से अक्ष पास हो रहा है, त्रिज्या r है। तो इसके जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला है 2/5 mr² और इसकी घूर्णन त्रिज्या जो है k बराबर है घूर्णन त्रिज्या r वर्गमूल 2/5। अब खोखला गोला की बात करते हैं। खोखले गोले का अलग से सूत्र है। ठीक है, जहां पर बात खोखले गोले की या खोखले बेलन की है तो इसका मतलब जिस चादर से वो बना है वो बहुत ही पतली है। खोखले गोले को हम गोलीय कोश भी कहते हैं, है ना। तो खोखला गोला नंबर 8 है हमारा, खोखला गोला। या गोलीय कोश इसको भी कहते हैं, गोलीय कोश, हॉलो स्फेरिकल सेल है। तो इसका फार्मूला I बराबर है 2/3 mr²। द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, ये खोखला गोला है ना। तो अक्ष कहां से पास हो रहा है? इसके केंद्र से पास हो रहा है और त्रिज्या इसकी r है। तो घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए यहां पर भी m k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/3 mr²। mm कट गया, k बराबर आ जाएगा r बाहर अंडर रूट 2/3। ये घूर्णन त्रिज्या हो गई खोखले गोले की, घूर्णन त्रिज्या। तो घूर्णन त्रिज्या इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जिसकी भी निकालने को आए। हाँ, यदि अक्ष वही लिया जाए जिसके परितः हमें उसका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला मालूम है, उसी अक्ष के परितः हम घूर्णन त्रिज्या भी निकाल रहे हैं। यदि अक्ष की स्थिति बदल जाएगी तो जो है उसका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला बदल जाएगा और घूर्णन त्रिज्या भी उसी के हिसाब से बदल जाएगी। न तो घूर्णन त्रिज्या स्थिर है और न ही किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण स्थिर है, नियत है, क्योंकि घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलने के साथ साथ जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला भी बदल जाता है। सीधी सी बात है। अब हम यहां पर जो है सूत्र पूरे हमने डिस्कस कर दिए हैं, बस आपको याद रखना है। कभी घूर्णन त्रिज्या निकालने को आ जाती है तो जो है बेटर है कि हम सूत्र याद रखें। घूर्णन त्रिज्या जो हमारा जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला दिया गया है उसको m के स्क्वायर के बराबर रख दें तो k का मान जो आएगा वही घूर्णन त्रिज्या होगी, है ना। तो आसानी से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट सूत्र परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसका जो है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला लिखो। यदि इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है और अक्ष भी निर्धारित किया गया होगा प्रश्न में। तो इस तरह से हमने
आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि जो है किस तरह से हम गुणन त्रिज्या निकाल सकते हैं। फार्मूले हमें याद रखने हैं, जो कैसे आए हैं, कैसे प्राप्त किए गए, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बातें सभी समझ में आई होंगी और वीडियो को पूरा देखिए, A to Z देखिए और सारे वीडियो देखिए, तभी पूरा चैप्टर तभी समझ में आएगा पूरे कंटिन्यूएशन में। यदि आप बीच बीच में देखेंगे तो कुछ बात क्या है, पिछली वीडियो की यदि मान लिया छूट जाती है बाई चांस, तो हम वो अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं, है ना। जैसे पिछले वीडियो में हमने अधिकतम बलाघूर्ण की बात नहीं करी थी, है ना। बलाघूर्ण F बराबर T बराबर टॉ बराबर होता है F R sin थीटा लिखा था। तो टॉ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो। साइन थीटा जो है 90 डिग्री होगा, साइन थीटा का मान 90 डिग्री में अधिकतम होता है। तो अधिकतम बलाघूर्ण टॉ बराबर होता है F गुणा R। तो यहां पर R जो होता है वो गुणन अक्ष से लंबवत दूरी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ बातें जो छूटती हैं वो अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं हम। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।